बंगाली सारे नौकरी ले लेते, पंजाबी सारे ज़मीन ले लेते, तो JNK वालों का क्या होना था। हमारा संविधान तो 50 में जाके बना, तो 2-2.5 साल में क्या संबंध था जम्मू कश्मीर के और भारतवर्ष के बीच में। कोई ना कोई संविधान में तो आना चाहिए था ना, भारतीय संविधान में। इसलिए 370 लाया गया, टेम्पररी प्रोविज़न। उन्होंने और सरदार पटेल ने इस तरीके से भारतवर्ष की दौर को संभाला था। अगर ये दो नहीं होते ना तो वाकई देश टूट जाना था हमारा। जब कोई ना कोई समाधान निकल रहा होता है तो कोई ना कोई हादसा हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अक्सर के भुट्टो ने पैर छुए कि भाई कि मुझे बचाओ, मुझे ख़त्म कर देंगे, वो किसी तरीके से मुझे बचाओ। वो इलाका जो POK का पाकिस्तान के पास है उसको लेने की बात तो संसद का संकल्प भी है। वो तो बिना युद्ध के होगा नहीं। प्रश्न ये है कि आप संशोधन क्या करेंगे। आप संशोधन रचनात्मक करेंगे कि आप उल्टा करेंगे, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। कि घट घट में तो रे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। हम सब ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनते हुए भी देखा है और इतिहास की कई तरह से व्याख्या भी की है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से, ऐसी महान हस्ती से जो इस समय हमारे सबके बीच में जीवित इतिहास हैं, जिन्होंने इतिहास को देखा भी है, इतिहास बनाया भी है और इतिहास को जिया भी है। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में हैं कश्मीर के महाराजा, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय दर्शन वेदांत के विद्वान जाने माने डॉक्टर कर्ण सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और हम चाहते हैं कि आपसे कुछ बात करें। जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, सबसे पहले तो हम ईश्वर से यही शुभकामना करेंगे कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जीवेत वर्ष शरद शतम से भी आगे हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। डॉक्टर साहब, आप जब महाराज बने, जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ 1961 में, तो वैसे विधिवत तो महाराजा मुझे स्वीकार किया गया, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपने टाइटल का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उन दिनों में मैं राजनीति में था, प्रजातांत्रिक राजनीति में था। तो मैंने कहा राजा महाराजा छोड़ दें, मुझे कहना हो तो डॉक्टर कर्ण सिंह कहिए सिर्फ। तो वो जो आप कह रहे हैं वो तो पिताजी थे ना। हाँ, उनका 1920 में हुआ था राज्याभिषेक हुआ था, और फिर 47 में जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तब हिस्सा बना तो वही उन्होंने दस्तखत किए थे। फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद वो स्टेट छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर साहब, मैं चूंकि कश्मीर से आपका ताल्लुक है और कश्मीर के बारे में अगर बात ना हो, एक बात कहूँ, क्षमा करें जी, कश्मीर नामक कोई राज्य है नहीं। जम्मू और राज्य है जम्मू कश्मीर। आप लोग जम्मू को क्यों काट देते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं। डोगरास को बड़ी पुरानी शिकायत है प्रेस वालों से कि हमें काट देते हैं। नहीं, आप केवल कश्मीर कहते हैं। नहीं, माफ़ी चाहेंगे, क्षमा करें। नहीं, हम खुद माफ़ी चाहेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा बना डॉक्टर हरि सिंह जी के दस्तखत से। अब आज इस समय जम्मू और कश्मीर जो कभी पूर्ण राज्य हुआ करता था, वो एक केंद्र शासित क्षेत्र है। और लद्दाख उससे अलग हो गया, वो भी केंद्र शासित क्षेत्र हो गया। तो ये पहली बार इतिहास में एक राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, ऐसा है कि जो पुराना राज्य था पिताजी का, उसमें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख ये सारे इकट्ठे थे। सबसे बड़ा राज्य था अंग्रेज़ों के समय में, 84,000 मुरब्बा मील होते थे इन दिनों में। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो गिलगित बल्तिस्तान, वो तो 47 जो युद्ध के बाद पहली जनवरी 1949 को वो तो चला गया, रह गया वहाँ, और यहाँ से अक्साई चेन चला गया। तो अब लद्दाख जो रहा था साथ, अब वो भी अलग हो गया। अब केवल जो ओरिजिनल कश्मीर और जम्मू थे, जम्मू और कश्मीर थे, वो हैं। तो इसमें जो राज्य के दर्जे से हटा के और जो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ये किसी के गले से उतर नहीं रही है विनोद जी। क्योंकि हमें सब कहते थे कि भाई आप मुकुट हैं भारतवर्ष के, आपका तो आप मुकुट हैं, आप सम्राट हैं। और मुकुट के होते हुए अब
हरियाणा और हिमाचल से भी डाउन हो गए, अब हम केवल केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये बात हमें पसंद नहीं आ रही किसी को भी, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो डोगरा हो। लेकिन अब ये आशा रखते हैं पूरी कि राज्य का स्तर फिर से बहुत शीघ्र दिया जाएगा। चुनाव भी हो गए हैं, सरकार बन गई है, तो सरकार बन गई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा, भारत सरकार ने, कि हम इलेक्शन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, और पूर्ण राज्य भी, वो भी जब समय होगा तो हम उनको वापस देंगे। तो वो देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अनुच्छेद 370 जो था जब लगा था, तो उस वक्त मतलब उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि जब लगा था तब क्या मजबूरी थी भारत की, और अब हटा दिया गया। ऐसा है कि ये 386 जो थे वो और जो स्पेशल राइट्स थे ना, वो 1929 को पिताजी ने 2 काम किए थे। एक ये कहा था कि बाहर का कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता कश्मीर, इसलिए कहा था कि कश्मीरी तो गरीब थे, पैसा सब पंजाबियों के पास था, अगर खुला होता तो सारा कश्मीर खरीद लेगा, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती उसकी। और मज़दूर जो है, बेरोज़गार मज़दूर जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा आपको बिहार से लाने पड़ रहे हैं अगर काम करने को, तो वो उन्होंने बचाया। और दूसरा ये कहा कि बाहर से कोई नौकरी कोई नहीं लेगा यहाँ, वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने पढ़े हुए नहीं थे, बंगाली बड़े होशियार थे, तो बंगाली सारे नौकरी ले लेते, पंजाबी सारे ज़मीन ले लेते, तो JNK वालों का क्या होना था। इसलिए ये जो इन्होंने किया कोई बुरी नीति से नहीं किया, ये लोगों को बचाने के लिए किया इन्होंने। जो आर्टिकल 356 के ऊपर जो बड़ा एतराज़ हुआ कि 356 क्यों डाला गया, ये कारण है क्योंकि जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो इतने रेडिकल थे कि जब तक 356 में उनको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो उनको नहीं किया जाए। ये तो वो कारण 370 का जहाँ तक है विनोद जी, आप ज़रा एक ध्यान रखिए, 47 में पिताजी ने हस्ताक्षर किए, हमारा संविधान तो 50 में जाके बना, तो 2-2.5 साल में क्या संबंध था जम्मू कश्मीर के और भारतवर्ष के बीच में? कोई ना कोई संविधान में तो आना चाहिए था ना, भारतीय संविधान में। इसलिए 370 लाया गया, टेम्पररी प्रोविज़न, कि जब तक राज्य अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। पहले आइडिया ये था, हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, मैंने ही हस्ताक्षर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने कहा जब तक वो बनेगी तब तक ये 370 चलेगा। हाँ, तो एक तरह से वो अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रोविज़न थी। अस्थायी तो बहुत सारी हैं, जैसे दलितों के लिए आरक्षण भी अस्थायी है, लेकिन उसको तो हाथ नहीं लगा सकता ना कोई। वो स्थायी हो गया अब तो, एक तरह से था तो 10 साल के लिए। हाँ, तो इसलिए ये अस्थायी था, चला 70 साल चला, फिर उसके बाद समय आया तो वो भी गया। काल है कीर्ति गच्छति आयु, समय बदलता रहता है, राजनीति बदलती रहती है। तो मुझे लगता है शायद जब लगा था तब समय की आवश्यकता थी, और जब हटाया गया तब भी समय की आवश्यकता है, कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं। और लेकिन जम्मू के लोग जो है, चूँकि 370 जब हटा तो आमतौर पर भारत में धारणा है कि खाली कश्मीर के लोगों के को उसमें विशेषाधिकार थे, लेकिन वो अधिकार तो जम्मू के लोगों को भी थे, सारे जम्मू कश्मीर वालों को बराबर थे, बराबर के अधिकार थे। तो एक तरह से जो विशेष का दर्जा जो खत्म हुआ, तो जम्मू का भी खत्म हुआ, कश्मीर का भी खत्म हुआ, उसमें तो कोई तो। लेकिन एक धारणा थी कि 370 हटने के बाद आतंकवाद में कमी आएगी, कश्मीर का इंटीग्रेशन का प्रोसेस और मजबूत होगा, जैसे कि दावे किए गए जब हटाया गया तो। लेकिन आतंकवाद की घटनाएं तो अभी भी जारी हैं, सेना पर हमले होते हैं, घटनाएं तो होती ही रहेंगी, वो तो हमेशा के लिए पूरी बंद नहीं हो सकती हैं। लेकिन शायद 2-3 बातें ज़रूर हुई हैं। एक जो पहले वो चलता था कि वो हुर्रियत वाले निकालते थे अपना हफ्ते का प्रोग्राम, ये होगा वो होगा, बंद होगा फलाना, वो सब तमाशा बंद हो गया। पत्थर वगैरह जो चलते थे वो बंद हो गए, तो उस व्यवस्था जो है वो पहले से अच्छी हो गई। लेकिन आतंकवाद ख़त्म हो गया ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो लगातार आते रहते, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आ जाते हैं, और कुछ
अंदर के भी आतंक, ज़रूरी नहीं कि आतंकवादी सब बाहर के हों, लोकल भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। नहीं तो इसका समस्या का हल क्या है? क्या पाकिस्तान से बात होनी चाहिए इसको लेकर के? देखिए समस्या क्या, आपकी समस्या क्या है, क्या समस्या आप बताइए पहले। मतलब जम्मू कश्मीर जब भारतवर्ष का हिस्सा है जी, तो समस्या यही हो सकती है ना कि या तो वो जो इलाका हमारे हाथ से चला गया उसको क्या फिर से वापस आना, क्या वो समस्या की बात कर रहे हैं आप? किस समस्या की? मैं आपसे प्रश्न पूछना था। नहीं, एक तो वो इलाका जो पीओके का पाकिस्तान के पास है उसको लेने की बात तो संसद का संकल्प भी है, वो तो बिना युद्ध के होगा नहीं। वो है। और दूसरा ये है कि आतंकवाद खत्म हो, जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। मणिपुर में तो आग लगी हुई है 1.5 साल से। वो तो जम्मू कश्मीर में तो नहीं लगी हुई है ना आग। मणिपुर में कितने लोग मारे गए हैं, वहाँ तो कोई ऐसा संविधान नहीं है कि भाई उनको अलग दिया जाए। तो ये जो बॉर्डर रियासतें हैं हमारी, वहाँ कोई ना कोई इस किस्म की उथल पुथल चलती रहती। पंजाब बॉर्डर रियासत है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर रियासत है, नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट में सारे वो हैं, नागालैंड है, मणिपुर। तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा देश है हमारा, हमें हिम्मत से चलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक तो हम घबरा बड़े जल्दी जाते, क्या हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। वी आर ए ग्रेट कंट्री, हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरह से सीमा पार से आतंकवादियों को मदद मिलती है, उनके शिविर बने हुए हैं, वो आते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान से दो टूक बात करनी चाहिए। पाकिस्तान से बात, पाकिस्तान ही तो चला रहा है उसको। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी देशों के साथ हमें अच्छा संबंध रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और पाकिस्तान से भी किसी वक्त बात हो तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, हम डट के बात कर सकते हैं, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि अटल जी के समय जब मुशर्रफ आए थे आगरा, तो एक समाधान के करीब हम लोग लगभग पहुंच गए थे, लेकिन फिर वो अचानक रह गई, डिरेल हो और गया। दूसरी बात, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मुशर्रफ के साथ बात हो रही थी, जी, जब उन्होंने कहा था कि फैसला हमने कर लिया। जी जी, कुछ ऐसा दुर्भाग्य है विनोद जी कि जब कोई ना कोई समाधान निकल रहा होता है तो कोई ना कोई हादसा हो जाता है। शेख अब्दुल्ला को भेजा था जवाहरलाल जी ने मुजफ्फराबाद, वो वहाँ पहुँचे, पंडित जी का निधन हो गया पीछे। अब इस बार क्या हुआ कि मुशर्रफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में कुछ फैसला हो गया, तो मैं नहीं जानता हूँ क्या है वो फैसला, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे ये ज़रूर कहा कि मैं एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था और मैंने उड़ के जाना था इस्लामाबाद साइन करने। दुर्भाग्य क्या कि उस मुशर्रफ ने उस चीफ जस्टिस के ऊपर हाथ लगा दिया, उस दिन से वही डाउन हो गया। इफ्तिखार चौधरी हाँ, चीफ जस्टिस जो थे, उस दिन से वही डाउन। अब क्या किया जाए, लेकिन ग्रह दशा ही ऐसी है। तो मगर फिर भी मैं मानता हूँ आपकी बात सही है कि हमें किसी से बात करने के लिए कोई डरना नहीं, घबराना नहीं चाहिए। हम इतने बड़े देश हैं, इतने बड़ा देश है, करें बात, होनी चाहिए, बल्कि उनको घबराना चाहिए हमारे से बात करने के लिए। जी। डॉक्टर साहब चलिए कश्मीर और फिर कारोबार की बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर की छोड़ के ना, हाँ, कारोबार की बात हो सकती है। कितना कारोबार हो सकता है भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में, करोड़ों अरबों रुपए की फ़ायदा होगा दोनों तरफ से। कल्चरल एक्सचेंज की बात हो सकती कल्चरल एक्सचेंज की बात हो सकती है, टूरिज्म की बात हो सकती है, कई बातें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन कई मसले भी हैं। डॉक्टर साहब अब आगे चलते हैं, भारत पर कश्मीर पर बात हो गई। भारत में इस समय जिस तरह का वातावरण है, और ख़ास करके जो एक ये बन रहा है कि इस समय आप तो चूँकि सनातन धर्म के, वेदांत के इतने बड़े विद्वान भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, आपने अपने जीवन में उसको उतारा भी है। इतना विद्वान नहीं हो जितना लोग समझते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग तो आपसे गलत फहमी लोगों को है तो वो रहते हैं। जिस तरह इन दिनों एक माहौल सा बन गया है कि हर मस्जिद, हर दरगाह, हर धार्मिक स्थल में मंदिर ढूंढने की कोशिश हो रही है, एप्लीकेशंस लग रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की मैं प्रशंसा करता हूँ, ये बड़ा आवश्यक था, क्योंकि ये तो रोज़ बरोज़ नए नए प्रश्न उठ रहे थे, और जहाँ प्रश्न उठता था वहाँ तनाव बढ़ जाता। देखिए
विनोद जी, आपने भी देखा नहीं होगा शायद पार्टीशन से पहले, आप तो छोटे नहीं, हैं। हम लोग तो बाद में। मैंने तो पार्टीशन से पहले का युग देखा हुआ, और मैंने देखा कि जब आपस में शगाफ बढ़ते रहते हैं तो देश को बहुत ख़तरा हो जाता है। पिछली बार तो इतने शगाफ बढ़ गए कि देश के टुकड़े ही हो गए, 3 टुकड़े हो गए। इस बार मैं नहीं कहता हूँ कि देश टुकड़े होने का कोई ख़तरा है, लेकिन शगाफ अगर हमारे 2 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में होता है तो जो अमन शांति, जो नरेंद्र भाई कहते रहते हैं कि हम विकसित भारत चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वो उसमें विघ्न पड़ता है। उन्हीं को नुकसान, हम ही को नुकसान होता है। तो हम जो दावा करते हैं हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन, हाँ, और हम इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हमारी है, तो उस पर दाग लगता है। हमें ये समझना चाहिए कि जब भी चीज़ें होती हैं देश को नुकसान होता है और मोदी जी को भी नुकसान होता है। निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर देश का नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा, उनका भी होगा। तो हम तो हर एक भगवान, हर एक प्राणी के अंदर भगवान को मानते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। इसलिए ये इस धर्म के नाम पे या वर्ण के नाम पे या वर्ग के नाम पे दुश्मनी हो, वो गलत बात है। विवाद हो सकते हैं और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी अगर हो और सामाजिक जो एक स्थायित्व है उसको खतरा पहुंचे, वो बहुत खतरनाक बात है। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। आप 1967 में केंद्रीय मंत्री बने थे शायद, 1967 में। 67 में इंदिरा जी ने 55 कितने साल हो गए? 55 साल हो गए जी, इंदिरा जी ने आपको बनाया था। आप अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। बहुत कुछ किया भगवान के दया से जी, हमने। और 75 साल हमने पब्लिक लाइफ में पूरे कर दिए इस साल। 75 साल। 75 साल। 20 जून 1949 को पिताजी ने मुझे नियुक्त किया था रीजेंट, और 20 जून अब 2024 में 75 साल हो गए पब्लिक लाइफ। तो राजनीति का वो दौर जो आपने इतना लंबा देखा और अब जो राजनीति का दौर है, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, ऐसी है कि राजनीति तो हमेशा उथल पुथल रहेगी। राजनीति का स्वधर्म ही है ऐसे रहना। जैसे कहते हम नहीं पूछ सकते पानी गीला क्यों होता है, क्योंकि उसका धर्म है गीला होना। सूर्य गर्म क्यों होता है, उसका धर्म है गर्म होना। राजनीति उथल पुथल क्यों है, उसका भी धर्म हुई है। क्योंकि जब आप राजनीति के चक्कर में आएंगे और पार्टियां बढ़ेंगी और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो रहे, वो तो है नहीं कि बिल्कुल काम बिल्कुल स्मूथली चलेगा। इसलिए हमने बहुत देखा है, ये पहले भी देखा है। पहले थोड़ा सा एक दो बातें हैं। एक तो हमारी वाणी बड़ी कठोर हो गई है आजकल, बड़ी कठोर हो गई है। मैंने कहा भी राज्यसभा में जब मैंने आखिरी स्पीच की कि घट घट में तोरे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। ये जो कटु वचन बोलते हैं ना, एक दूसरे को कहते हैं तुम ट्रेटर हो, तुम ये हो, डिक्टेटर हो, फलान, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। बात भी करनी हो, मुझे आपसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये गाली गलौज पे क्यों आए हम? ये एक नई बात देखी मैंने। ये पहले इतना नहीं होता था, विरोध होते थे डट के। मुझे याद है जब पहले मैं पार्लियामेंट में आया तो बड़े बड़े नेता थे, नाथ पाई थे, मधु लिमई थे, वो हिरेन मुखर्जी थे, एक से एक बढ़ के वक्ता थे और धज्जियाँ उड़ाते थे गवर्नमेंट की, लेकिन कटु वचन कभी नहीं बोले। व्यक्तिगत और उनकी भाषा जो होती है कभी कटुता से भरी हुई नहीं होती। वो एक मैं देख रहा हूँ, वो अच्छा लक्षण नहीं है। नहीं, कहीं आपको ये भी तो लगता होगा ना कि जिस तरह अब राजनीति में जैसे जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे ADR की रिपोर्ट है कि आपराधिक मुकदमों वाले इतने नेता हैं, जो कि पहले शायद इक्का दुक्का ही लोग होते थे जिन पर इस तरह के मामले हों। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों में जिस तरह चलन बढ़ गया है कि सिर्फ जीतने वाला हो, चाहे उसका कैसा भी चरित्र हो, कैसा भी उसकी पृष्ठभूमि हो। मैं नहीं कहूँगा कि स्तर गिर गया है, लेकिन अब जैसे एक बात बताऊँ, जब मैं इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में गया, हम 5 PhDs थे उनके कैबिनेट में, 5 PhDs। और उस समय की PhD तो बहुत, तो आप हिसाब लगा लीजिए, देख लीजिए। तो यानी ये एक थोड़ा सा अंतर आ गया है, शायद डेमोक्रेटाइजेशन कह सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक नमूना है कि भाई अब कोई भी बन सकता है।
पहले केवल पढ़े लिखे लोग, भद्र लोग जो थे वो बनते थे। अब गरीब से गरीब आदमी भी बन सकता है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, लेकिन तब भी लाल बहादुर शास्त्री भी तो गरीब परिवार से गरीब थे। परिवार से थे। कौन सा वो किसी बड़े उससे थे, लेकिन ऐसे तो लोग इसलिए भी उस समय थे। ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली बात है, जिसकी पृष्ठभूमि कोई ऐसी हो या कुछ लोग जेल गए हों, नहीं, एक तो राजनीतिक मुकदमे होते हैं कि भाई आंदोलन में आप जेल गए, उसमें तो वो तो दूसरी बात है, वो आंदोलन तो खत्म हो गए। लेकिन हत्या के मुकदमे, बलात्कार, डकैती, दंगा फसाद, इस किस्म के लोग फिर आए तो क्या किया जाए। और वो लोग चुन के जीत के आते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं उनको। पार्टी टिकट देती है, पार्टी देखती है जीतेगा कौन। अच्छा, दूसरी बात जो है, एक तो ये कटु वचन वाली है, दूसरी बात जो धनराशि इस समय लगने लगती है, जो हम सुन रहे हैं, हम तो आश्चर्यचकित रह गए। कहते हैं टिकट लेने के लिए ही करोड़ों रुपए लगते हैं पहले, चुनाव तो बाद में आता है। तो अगर ऐसा हो तो वो डेमोक्रेसी, गरीब कहाँ गया फिर? जिस गरीब के लिए हम प्रजातंत्र चला रहे हैं, वो गरीब को बेचारा 1000 रुपया नहीं खर्च सकता है, तो करोड़ों रुपए से कैसे खड़ा होगा वो? ये भी एक बात है। बहुत धनराशि लग रही है। कुछ कहते हैं पकड़े गए, कोई पकड़ता नहीं है। यानी आप देखेंगे, जैसे अभी पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक देश में बहस थी कि संविधान खतरे में है। विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत उठाया और कुछ सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि हम संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आ गई। तो और कई बार संविधान को लेकर के कई टीका टिप्पणियाँ भी होती हैं। चूँकि आपका इतना लंबा अनुभव है सार्वजनिक जीवन का, आपकी क्या राय है? भारतीय संविधान में कोई बदलाव होने चाहिए या बहुत? देखिए भारतीय संविधान में विनोद जी 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। इसलिए ये तो आप कह नहीं सकते कि जैसे उपनिषद हैं या गीता है जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, इसमें तो संशोधन की प्रक्रिया रखी हुई है। तो ये तो नहीं कह सकते हम कि नहीं आप इसको हिला नहीं सकते। प्रश्न ये है कि आप संशोधन क्या करेंगे? आप संशोधन रचनात्मक करेंगे कि आप उल्टा करेंगे? क्या करना चाहते हैं क्या नहीं? दोनों तरफ एक दूसरे को आरोप देते हैं। वो कहते हैं आप डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि आप अराजकता ला रहे हैं। तो मैं इससे नहीं डरता हूँ कि संविधान के ऊपर बहस हो। डॉक्टर अम्बेडकर मेरे साथ आके चाय पी है उन्होंने कश्मीर में, जब मैं गवर्नर था, सदर रियासत था जी। उस वक्त से मैं उनको जानता था। तो उन्होंने जो बनाया, और उनके साथी जो थे BN राव वगैरह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिस किस्म का उन्होंने संविधान बनाया और 2.5 साल उसके ऊपर बहस हुई। ये संविधान रातों रात नहीं बना, एक एक अनुच्छेद को लेके बहस हुई, इतनी भयंकर लंबी विस्तार बहस हुई, विस्तार से हुई। तो उसके बाद ये निष्कर्ष जो निकला, तो बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट, बढ़िया एक दस्तावेज। इसको परिवर्तन भी होता रहा जैसे आवश्यकता, जैसे 370 था, 377 था, वो विक्टोरियन वो जो था वो कैंसिल हो गया। कई चीज़ें होती है, सुप्रीम कोर्ट अपने अपने देते रहते। अगर कोई असंवैधानिक आप करें तो सुप्रीम कोर्ट ही पहले डाउन करेगी उसको। हाँ, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। इसको बदलने की कोशिश बड़ी करती थी, लेकिन मान रही नहीं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इन दिनों जैसे राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की दूरी, जिस तरह की संवादहीनता और शत्रुता का भाव हो गया है, जबकि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष में शत्रुता तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। तो इसको आप क्या? वही मैंने कहा ना, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध शत्रुता में नहीं परिवर्तित होना चाहिए। यानी इसका विचार तो ये है कि सहना भवतु सह नौ भुनुक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्वी नावधि तमसु माँ विद्विष। सारे इकट्ठे मिलके देश को आगे चलाएं। अपना मतभेद हो, मैंने देखा जवाहरलाल जी के समय हम आके सुनते थे उनकी डिबेट्स, और कितनी आलोचना करते थे लोग उनकी, लेकिन कभी शत्रुत्व का मैंने शब्द नहीं सुना उनके मुंह से भी या किसी के मुंह से। हाँ, किसी ने किसी को गद्दार नहीं कहा, कभी देशद्रोही नहीं कहा। बल्कि बांग्लादेश युद्ध के बाद तो अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया। यानी वो विरोधी पक्ष के थे,
लेकिन उन्होंने जो जो समझा कि इंदिरा जी ने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए वो नहीं रही आजकल बात। आजकल थोड़ी सी हो तो बस दुश्मनी हो जाती है, गाली गलौज हो जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि राजनीति में जो बड़े कद के लोग हुआ करते थे उसका कुछ अभाव है? अब जो लोग तो चुन के आ रहे हैं, लेकिन जो उदार हृदय उदार मना लोग थे, जैसे अटल जी का क्या आपने जिक्र किया, या कम्युनिस्ट नेताओं में दादा सोमनाथ चटर्जी वगैरह थे, एक से एक बढ़िया थे लोग थे। इंद्रजीत गुप्ता थे, हिरेंदा तो सबसे बढ़िया आदमी, भूपेश गुप्ता, बहुत सारे लोग थे, जो चंद्रशेखर जी थे, और मेरे बड़े से दो नाथ पाई जी सोशलिस्ट जो थे, नाथ पाई साहब थे। तो वही मतलब अब जबकि उस तरह के नेताओं का बड़ा अभाव हो गया है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो नेता दूसरे पृष्ठभूमि से आए थे ना। उन्होंने अपना आंदोलन में कोई हिस्सा लिया था, उसमें कोई मजदूर आंदोलन है, कोई और किसी अनेक आंदोलन। आजकल वो आंदोलन की बात तो रही नहीं। आजकल तो जो जीत सकता है जो उसको जिताओ। और आजकल जो है वर्ण सबसे महत्वपूर्ण हो गया। किस वर्ण के लोग रहते हैं? यहाँ राजपूत ज़्यादा है तो राजपूत दो, ब्राह्मण ज़्यादा है तो ब्राह्मण दो, पिछड़े हैं तो पिछड़े दो, और दलितों को तो देना ही है, वो तो उनका निश्चित है। अच्छा, ये जो एक मुद्दा है अभी आ रहा है, एक देश और एक चुनाव का, वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार इस पर आगे बढ़ रही, कैबिनेट में प्रस्ताव मसौदा पास हो गया है, कमेटी बनी थी, रिपोर्ट भी आ गई है। आपका क्या मानना है इस पर? तो कहाँ से आप सारे राज्य इकट्ठा करें? ये दो तो इकट्ठे नहीं कर सके। ये हरियाणा और महाराष्ट्र का भी हम इकट्ठे नहीं कर सकते। पहले हरियाणा का कर लेते हैं, फिर महाराष्ट्र का करते हैं। तो आप खुद सोचिए, एक तो ये सीधी बात सामने लग रही है कि सिक्योरिटी कैसे इसमें होगी, और दूसरी बात ये लग रही है कि कुछ जो फेडरलिज्म है ना हमारा, क्योंकि हम इस यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, फेडरल काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ असर पड़े। मगर मुझे इसके बारे में, और अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया, लिखूंगा, मैं लिखता रहता हूँ, आप जानते हो, कई विषयों के ऊपर, लेकिन इसको पहले मैं ज़रा स्टडी और कर लूँगा। एक और मुद्दा है जिस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, वो यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसको जनसंघ के ज़माने से बीजेपी पुश करती रही है, और अब तो चूंकि सरकार उनकी है, बहुमत है उनके पास, तो इस बार भी पुश करने की बात चल रही है। उत्तराखंड में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया भी गया है। आपका क्या मानना है? क्या देश में इतने विविधताओं वाला देश है जहाँ अलग अलग धर्म, कितने अलग धर्म हैं, कितने अलग जातियाँ हैं, सबके अपने अपने रिवाज हैं। ये जैसे हिंदू धर्म है, उसमें एक जैसे रिवाज नहीं है सबके। बिल्कुल, दक्षिण में कुछ है, दक्षिण में कुछ है, उत्तर में कुछ है। डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ वर्षों से विदेशों में हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमले बढ़ गए, और बांग्लादेश में तो अभी हाल में हो ही रहे हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये चिंता की बात है। इसके पर क्या करना चाहिए सरकार को? इसके ऊपर सरकार को बड़ा कड़ा एक रुख लेना पड़ेगा कि भाई ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है, और जो भी उसके विरुद्ध करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्योंकि मैं स्वयं इस बात के ऊपर बहुत दुखी हूँ कि इतने सुंदर मंदिर देश में बने हुए हैं सारे। अमेरिका में कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ आपको हिंदू मंदिर नहीं मिलेगा। अब उनको मंदिर को तोड़ते जा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी कभी कुछ ना कुछ लिखते हैं, कभी कुछ ना कुछ लिखते हैं, डिफेस करते हैं। वो तो जो सरकारें हैं उन देशों की, उनके साथ बड़े कड़ी बातें करनी पड़ेगी कि भाई ये हमें स्वीकार नहीं है। और ये चलता रहेगा तो कोई प्रतिक्रिया भी हम, यानी प्रतिक्रिया ये नहीं कि किसी के ऊपर हम यहाँ हमला करेंगे, ये प्रतिक्रिया राजनीति में या कारोबार में या किसी और सरकारी स्तर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पे, हाँ, क्योंकि ये बंद होना चाहिए। और बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो मैंने एक वक्तव्य भी दिया था। मैं इंदिरा जी की मंत्रिमंडल में बांग्लादेश के समय में उनके मंत्रिमंडल में था। मैंने स्वयं देखा कि किस तरीके से हमने वो चला के, और इंदिरा जी ने किस तरीके से बड़े ढंग से करके और बांग्लादेश बनाया, वहाँ के किया, और वहाँ के लोगों को बचाया जो जुल्म उनके ऊपर हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। अब वही लोग शेख मुजीब को डाउन कर रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। शेख मुजीब तो फादर ऑफ द नेशन है। जैसे हम गांधी जी को मानते हैं, वैसे शेख मुजीब बांग्लादेश के फादर, अब उसको ये कर रहे हैं। एक देश में एक और बहस चलती है कि साहब 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है या इंग्लैंड में है,
यहाँ जो तमाम छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनके कारण देश में राजनीतिक सौदेबाजी, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, इनको बड़ा मौका मिलता है। आपकी क्या राय है कि देश में 2 ही पार्टियाँ होनी चाहिए? 2 पार्टी तो रह नहीं सकती भारतवर्ष में, क्योंकि इतने इतने अलग हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बहुत सारी संख्या है पार्टियों की, जिनके पास कोई है ही कुछ नहीं, वो पैसे के लिए अपना उन्होंने बना रखा है नाम, वो सारा हटना चाहिए। केवल वो पार्टी जो जिनका कोई स्तर है या जिन्होंने कुछ पृष्ठभूमि है, वही रखनी चाहिए। देखिए तमिलनाडु में देखिए, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में जहाँ भारतवर्ष में एक एकता अद्भुत है, वहाँ अनेकता भी अद्भुत है। आप देखेंगे हर एक आप राज्य में चलिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भोजन, भाषा, व्यवहार, पैदावार, जो बात करने के तरीका जो है, सब अलग अलग है। भोजन अलग है, वस्त्र अलग हैं। तो आप सबको एक जैसा तो नहीं कर सकते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। तमिल अब चाहेंगे कि हम तमिल हैं तो हम अपने तमिल सभ्यता रखें, बंगाली चाहेंगे बंगाली। तो इसलिए एकता में अनेकता से डरना नहीं चाहिए हमें। अनेकता में एकता जो जवाहरलाल जी ने शुरू की इसी बात, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हमारा मंत्र होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतना लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में आपका रहा है, तमाम प्रधानमंत्रियों को आपने देखा, तमाम सरकारों को देखा। आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन नेता कौन रहा देश का? देखिए, ये मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है। हमारे मेंटोर जो थे, गुरु थे जवाहरलाल जी, उनकी किताबें पढ़ के हम बड़े हुए थे। जब स्कूल में पढ़ते थे, ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी। फिर 18 साल की उम्र से उनके साथ संबंध रहा, जब तक वो जीवित रहे, 15 वर्ष। मेरा उनका जो पत्र व्यवहार है वो छपा हुआ है, इतनी बड़ी मोटी किताब है। तो उनका अपना एक स्तर है। पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री होना इतने सदियों के ग़ुलामी के बाद कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने और सरदार पटेल ने इस तरीके से भारतवर्ष की दौर को संभाला था। अगर ये 2 नहीं होते ना, तो वाकई देश टूट जाना था हमारा। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, हम जब निकल जाएंगे 20 टुकड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान के। ये 2 लोग थे, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और भी बहुत सारे योगी व्यक्ति थे। मैंने कहता राजा जी थे, अम्बेडकर थे, बहुत वो तो अलग अलग काम में। लेकिन देश को चलाना जो था उस समय बहुत कठिन था। हम जानते हैं दिल्ली में जो लाखों तो रेफ्यूजी दिल्ली में बैठे हुए थे। ये जो किंग्सवे कैंप और ये कैंप वो कैंप, वो असली कैंप थे, वहाँ जहाँ रेफ्यूजी गए थे। हमने तो देखा हुआ, हमने गांव जलते हुए भी देखे। इसलिए बहुत कठिन समय थे। जवाहरलाल जी आए थे, उन्होंने 3 बार जीते। उसके बाद अगर कोई 3 बार जीते तो इंदिरा जी जीती। उनका भी हमने सर्वश्रेष्ठ विजय देखी बांग्लादेश पे। और एक तरीके से सबसे निकृष्ट कहें या सबसे एक अनफॉर्चुनेट जो था इमरजेंसी, वो भी हमने देखी। हमने दोनों देखी, उनके कैबिनेट में थे हम जी। वैसे वो 3 बार जीती, और या 3 बार अब जीते नरेंद्र भाई मोदी जी। ये 3 ही लोग हैं ना जिन्होंने 3 बार जीते जी। कंटिन्यूटी लगातार। उनकी इंदिरा जी की लगातार नहीं थी, हाँ। लेकिन बीच में हार गई थी, फिर वो आ गई थी। 3 नेहरू जी और नरेंद्र भाई की जो है 2 बार 3 बार, मतलब 3 बार लगातार। मगर इंदिरा जी की भी 3 बार मानना पड़ेगा जी। तो अब नरेंद्र भाई बड़े प्रभावशाली वक्ता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से बोलते हैं, वो जो दृष्टि सामने लाते हैं, भारतवर्ष की महानता कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आजकल तो हर समस्या के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये गलत है। देखिए ना, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ये नेहरू जवाहरलाल जी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डाउन नहीं होंगे वो। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कितने 7 साल अंग्रेज़ों के जेल में रहे, वो भी शान और शौकत में पले थे, वो गरीब घर के नहीं थे। 7 साल जेलों में रहना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने भी त्याग किया है, उन्होंने भी संघर्ष किया,
कितने साल से संघर्ष किया, 1931 में जाके वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, तो उनको आप डाउन क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए। जैसे कहा जाता है कश्मीर समस्या के लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे। अब देखिए जिम्मेदार कौन से कौन नहीं से क्या कहें। ये मैं ज़रूर इतना मानता हूँ जी कि यूनाइटेड नेशन में हम नहीं जाते तो अच्छा था। मेरे विचार में क्या हुआ, माउंटबेटन ने मजबूर किया पंडित जी को, तो वो गवर्नर जनरल थे, उनका बड़ा प्रभाव भी था। उन्होंने कहा था कि भाई अब आप न्यू कॉलोनियल मूवमेंट के, पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट के नेता हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं? सिंपल बात है, ओपन एंड शट केस है। क्या ओपन एंड शट केस अब तक फंसे हुए हैं वहाँ? वो शायद ना करते तो अच्छा होता। हालांकि इंदिरा जी ने तो शिमला समझौते में उसको रेक्टिफाई कर दिया था। लेकिन शिमला समझौते में मुझे ये क्रिटिसिज्म है कि इतनी वो यानी पावरफुल लेडी थी, उन्होंने बहुत आसानी से इसको भुट्टो को छोड़ दिया। मुझे नहीं लिया ना साथ, उन्होंने उसमें जो कश्मीरी मंत्री थे वो ले गए सारे। और कुछ लोग कहते हैं कि भुट्टो ने शायद उनसे मतलब एक तरह से हाथ जोड़ के कहा कि अगर मैं वापस गया तो हक्सर के पाँव छुए उसने, भुट्टो ने तो पैर छुए। हाँ, इंदिरा जी के नहीं, हक्सर के। हक्सर ही तो मेन थे उनके एडवाइजर। पीएन हक्सर इंदिरा जी के मेन एडवाइजर थे। पीएन हक्सर थे, पीएन धर थे, टीएन कौल थे, आरएन कौ थे, पूरा कश्मीरी पंडितों पंडित, कश्मीरी पंडितों का इत्तेफाक से। लेकिन वो मुझे नहीं ले गए। और हक्सर के पैर छुए भुट्टो ने। मैं भी कैबिनेट में था जी, मुझे नहीं ले गए शिमला। नहीं, मैं कह रहा हूँ हक्सर के भुट्टो ने पैर छुए कि भाई अब मुझे बचाओ, मुझे ख़त्म कर देंगे वो, किसी तरीके से मुझे बचाओ। ये भी इतिहास है, इतिहास की ये बातें हैं। 2007 में आपको राष्ट्रपति बनाने की बात चली थी। 6 में जब ये अब्दुल कलाम के बाद जब प्रतिभा पाटिल जी हाँ, हो रहा है, और हम लोग सब कवर कर रहे थे उस समय, हम लोगों को लगभग उम्मीद थी कि आप देश के राष्ट्रपति बनेंगे। वो बात अटक कहाँ गई? मैं बताऊँ आप जी। हुआ क्या कि सोनिया जी ने मुझे कहा कि मैंने 2 नाम भेजे हैं जी। मुझे पता था 2 नाम कौन थे, शिवराज पाटिल थे और मैं था। वैसे उनकी प्रेफरेंस शिवराज पाटिल की थी। अच्छा। तो जब मीटिंग हुई, यूपीए याद रखिए उस समय यूपीए की, हम लेफ्ट फ्रंट के ऊपर निर्भर थे जी। हमारे तो 142 से सिर्फ लेफ्ट फ्रंट मिला के उस समय काफ़ी सशक्त थी। हाँ। तो मीटिंग बैठी तो पहले इनका नाम रखा गया शिवराज जी। पाटिल का। अब एक आदमी ने क्या कहा उनके बारे में, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वो छोड़ दिया गया। फिर मेरा नाम आया तो ये मुझे बताया गया, जो मुझे हाँ, मीटिंग में आप तो थे नहीं। मैं नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बताई थी सारी बात। तो लोगों ने सब ने कहा कि नहीं वो ठीक है, योग्य हैं ये वो। लेकिन वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, हाउ कैन वी इलेक्ट अ महाराजा एज प्रेसिडेंट? कम्युनिस्टों का वर्धन और डी राजा। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी देश हैं, हम महाराजा को राष्ट्रपति बनाएंगे तो कैसे लगेगा? फिर जाके बात बनी, ढूंढो और कोई महिला है या नहीं है। फिर यहाँ ये गवर्नर बनी हुई थी प्रतिभा जी, तो इनकी बात आ गई। हुआ ये। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला वक्त हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए। हम इस आशा के साथ कि फिर कभी आपसे चर्चा करने का मौका मिलेगा, भविष्य में भी आपके साथ चर्चा करने का जो आनंद है, हम सीखते भी हैं आपसे। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे सीख रहा था, बल्कि ये कहना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार मुझे आप जैसे व्यक्ति के सामने कहा है। ये थे डॉक्टर कर्ण सिंह जी, देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता, दार्शनिक, विद्वान और कश्मीर के राज परिवार के पूर्व महाराजा। तो अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।